welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already made several videos on this unit and you may check those videos. Their link you will get in the description section, so kindly check the description section before proceeding further. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. हम अब तक मैंने आपको चाइल्ड की डेफिनेशन बताई थी, चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, ये हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में. एंड देन हमने अलग अलग केसेस, वनरेबल चाइल्ड किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करी. एंड वनरेबल चाइल्ड में भी चाइल्ड अब्यूज के बारे में हमने समझा एंड उसमें काउंसलिंग कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा. एंड फर्दर हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन किया, स्ट्रीट चिल्ड्रन को कैसे हम काउंसिल करते हैं वो हमने देखा. एंड अब आज हम करेंगे डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. अगर डिसेबल बच्चे हैं तो क्या होता है, उनको कैसे काउंसिल किया जाता है, हमें क्या जानने की जरूरत है, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. बच्चों में जो डिसेबिलिटी है वो दो तरह की हो सकती है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल डिसेबिलिटी. फिजिकल डिसेबिलिटी वो होती है जिसमें बच्चे के मूवमेंट, बच्चे के शारीरिक तौर पे कुछ खामी आ जाती है जो एक नॉर्मल डेफिनेशन में फिट नहीं हो पाती, उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी में डाल देते हैं. जैसे कि पोलियो का केस हो गया या एक्सीडेंट का केस हो गया या किसी इलनेस की वजह से शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी है जो हमें दिख रही है, देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत. तो ये सब डिसेबिलिटी के तरह तरह से फिजिकल डिसेबिलिटी के है कैटेगरी है. नाउ मेंटल डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जब बच्चा उस उम्र में भी वैसा नहीं एक्ट करता, वैसी मेंटल एक्टिविटी शो नहीं करता जैसे उस एज ग्रुप के बच्चों को करना चाहिए. यानी कि मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी के बच्चे जो दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं दे पाते, ठीक से सोच के जवाब नहीं दे पाते, उस उम्र के बच्चे जो नॉर्मली कर लेते हैं वो नहीं कर पाते, तो मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर आता है. तो दो तरह की कैटेगरी हमने समझी, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी. और जब ये डिसेबिलिटी आती है तो इन बच्चों को क्या क्या फेस करना पड़ता है. ये निग्लेक्ट फेस करते हैं, इनके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है. ये अब्यूज भी फेस करते हैं, इनके साथ कोई भी कैसी भी भाषा में बात कर देता है, कुछ भी उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट को बार बार हर्ट किया जाता है, कुछ ना कुछ बोल के, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम तो ये, तुम तो वो, इस तरह से, तुम तो बोझ हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो इन बच्चों के सेल्फ एस्टीम को और डाउन कर देता है, जो नहीं होना चाहिए. तो ये निग्लेक्ट एंड अब्यूज ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा सहते हैं. नाउ कमिंग टू मेन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. बच्चों में क्या कारण है जिस वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है? पहला है कम्युनिकेबल डिजीज. अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई जो फैलने वाली है और उस वजह से उस बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी पैदा हो गई. दूसरा, अगर बहुत छोटे बचपने में कोई इन्फेक्शन हो गया. तीसरा, अर्ली मदरहुड, बहुत छोटी उम्र में माँ बन जाना. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाना, उससे भी मतलब खाने में कमी होने की वजह से कुछ कमी आ जाती है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है. देन इनसफिशिएंट एंड इनएक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज. मान लीजिए उस बच्चे को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था और उस वजह से उसको डिसेबिलिटी आ जाती है. देन इनएडिक्वेट सैनिटेशन. अगर जो बेसिक सैनिटरी नीड्स होती हैं, यानी कि टॉयलेट्स की सुविधाएं जो हमारे देश में पहले नहीं होती थी, अब की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स बना दिए हैं, घर घर में टॉयलेट्स हैं. पहले लोग लोटा लेके जंगल में जाया करते थे एंड वहाँ कौन सी मिट्टी का कौन सा कीटाणु अंदर घुस गया पता ही नहीं चलता था. और अगेन इसमें और भी चीज़ें आती हैं जो मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लेडीज जब सैनिटरी पैड ना यूज़ करके कपड़ा यूज़ करती हैं तो उससे भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं. तो अगर सैनिटेशन ठीक नहीं है तो ऐसी यूरिनरी ट्रैक्ट की बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, उससे भी डिसेबिलिटी हो जाती है. इंटर फैमिली मैरिजेस में भी ऐसा होता है कि फैमिलीज के बीच में जब मैरिज होती है तो कभी कभी जीन्स में कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से भी डिसेबिलिटी आ जाती है. नाउ आगे हम करेंगे, हमने अब पढ़ा कि कैसे आती है डिसेबिलिटी, के कारण क्या क्या होते हैं. अब हम समझेंगे कि जो
इस डिसेबल बच्चे जो होते हैं इनको क्या क्या फेस करना होता है, जैसे कि और कौन कौन से बच्चों पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर होता है। जैसे कि जो बच्चे हैं जिनको ट्रैफिक किया गया है, मतलब कहीं से उठा के लाया गया है, ट्रैफिक्ड किड्स जिन्हें कहते हैं, या वो बच्चे जिनको अब्यूज किया गया था या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था, ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के एंड फिजिकल प्रॉब्लम के। इनके साथ भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साइकोलॉजिकल भी एंड फिजिकल भी। दूसरे तरह के अगर वायलेंस बच्चे फेस कर रहे हो, यानी कि उनको मारपीट किया जा रहा है, जैसे कि कभी कभी स्कूल में इतनी पनिशमेंट दी जाती है, इतनी ज़ोरों से मार देते हैं कि बच्चे पहले, अब तो बिल्कुल ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन पहले स्कूल में बच्चों को बहुत मारा जाता था। कभी कभी ऐसी जगहों पे मार देते थे कि बच्चे में डिसेबिलिटी हो जाती थी। कान पे मार दिया, बच्चे का कान का पर्दा फट जाता है, कहीं और मार दिया, इतनी ज़ोर से कुछ फेंक के मारा कि आंख फूट गई। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज हो जाती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है जहाँ पे हाथ उठाया जाता है, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं। तो स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट होने की वजह से भी डिसेबिलिटी आ जाती है। जो बच्चे स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनमें डिसेबिलिटी होने की चांसेस ज़्यादा होती है। कभी कभी पर्पसफुली भी डिसेबल बनाया जाता है, बिकॉज जो गैंग होता है वो ये चाहता है कि बच्चे को डिसेबल कर दो सो दैट वो बैगिंग कर सके, भीख मांग सके। सो इस तरह की डिसेबिलिटी भी होती है। और जो बहुत पुअर फैमिली से अगर बच्चा है तो वो उसकी डिसेबिलिटी को डबल कर देता है। पहले से तो डिसेबल होगा, लेकिन उसके बाद जब बहुत गरीब है तो वो और ज़्यादा डिसेबल हो जाता है। नाउ जो कभी कभी क्या होता है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी फेस करना पड़ता है, जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे कि स्कूल्स में टीचर्स उतने ट्रेंड नहीं होते, स्पेशली एबल्ड बच्चों को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता, और उस वजह से बच्चे पर गलत असर पड़ता है, बच्चे को अब्यूज़ किया जाता है इनडायरेक्टली बिकॉज टीचर्स आर नॉट अवेयर। दैट इज वाई उनके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर कर देते हैं जो टीचर के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल है लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं है, गलत है। सो स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर एक व्हीलचेयर यूजर की बात करें तो स्कूल्स में लिफ्ट नहीं होती, स्कूल्स में रैंप नहीं बने होते, टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं होते कि बच्चा अगर व्हीलचेयर पे है तो व्हीलचेयर के साथ टॉयलेट के अंदर घुसे। उसको हर वक्त टॉयलेट यूज करते टाइम बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर उसको व्हीलचेयर उसके अंदर नहीं घुस पाती है टॉयलेट के, तो उसको वहां से गोद में उठा के ले जाना या उसके कपड़े उतार के उसको वहां ले जाना, उसको बहुत हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ में ही नहीं आती, लेकिन स्पेशली एबल्ड्स के लिए वो क्या महसूस करते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटी के लिए भी उन्हें कितना स्ट्रगल और कितना मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ता है, उनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्कूल में नहीं होता तो डिसेबल बच्चा क्या करता है, उसके जो बेसिक राइट होते हैं एजुकेशन के वो तक उसके पूरे नहीं हो पाते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबको सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट। ऐसे बच्चे जिनमें डिसेबिलिटी हो गई, उनमें किसी तरह का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जो काउंसलिंग टेक्निक्स हम आज पढ़ेंगे बच्चों के बारे में, उसमें जो काउंसलिंग होती है वो इंडिविजुअली भी की जाती है एंड ग्रुप थेरेपी के फॉर्म में भी की जाती है। केस मैनेजमेंट देखा जाता है, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग एक तरीका है, देन साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी किया जाता है, फैमिली का भी और बच्चे का भी। जो साइकियाट्रिक फिजिशियन होते हैं वो उसको चेक करते हैं कि कुछ और इलमेंट तो नहीं है बच्चे को, फिजिकल डिसेबिलिटी के अलावा मेंटल डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इंडिविजुअल कंसल्टेशन जब किया जाता है वो पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता है, सो दैट वो बच्चे को या टीन एजर है उसको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। हम काउंसलिंग के थ्रू उनको हेल्प करते हैं पेरेंट्स को कि वो उन्हें कैसे हैंडल करना है, या एडोलेसेंट स्टेज में जब कोई स्पेशली एबल बच्चा आता है तो उसका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो, इसके लिए भी पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं। कुछ एडिशनल सर्विसेज जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। पहली सर्विस है थेरेपेटिक बिहेवियरल सर्विसेज, जिसे TBS के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चों के लिए अवेलेबल है जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है पिछले सालों में, तो उन बच्चों के लिए ये टेक्निक होती है। यहाँ पे जो चाइल्ड है उसको इंटेंसिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। होम कैसे उसको घर में रहना है, कैसे स्कूल में रहना है, कैसे कम्युनिटी
कम्युनिटी में रहना है, तो उसको पूरा बिहेवियरल टेक्निक सिखाई जाती है बच्चे को, और पेरेंटल कंसल्टेशन भी इसमें की जाती है, सो दैट उस बच्चे के माता पिता को किस तरह से हैंडल करना है उस बच्चे को, वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट है बिहेवियरल लाइफ कोचिंग। बिहेवियरल लाइफ कोचिंग भी एक और टेक्निक होती है जिसमें एडोलेसेंट्स जो होते हैं या फिर ट्रांजिशनल एज जो होती है यंग लोगों की, उनको बहुत बेनिफिट होता है बिहेवियरल लाइफ कोचिंग से। इस कोचिंग में हम हेल्प करते हैं कि बच्चे को कम्युनिटी में कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे कम्युनिटी में सेट करना है, वो हम सिखाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, और उनकी स्किल्स को हम डेवलप करते हैं सो दैट वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को हैंडल कर सके। जैसा भी उसका डायग्नोसिस है उसके हिसाब से हम उसको ट्रेन करते हैं, उसके बिहेवियर को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल यूथ प्रोग्राम। ट्रांजिशनल यूथ प्रोग्राम ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो यंग पीपल है उनको हेल्प करते हैं डील करने के लिए कि जो भी उनको साइकोलॉजिकल इशू है या डेवलपमेंटल इशू है हाई स्कूल खत्म होने के बाद जो उनको जनरली होते हैं, वो उसको कोप अप कर सके, वो बच्चा उससे निकल सके बाहर। जो भी उसको इश्यूज चल रहे हैं डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको समझाते हैं और कैसे वो अपने बिहेवियरल स्किल को डेवलप कर सकता है सो दैट उसका ट्रांजिशन जो है कम्युनिटी में वो नॉर्मल हो सके, स्मूथली हो सके। नेक्स्ट है बिहेवियरल कंसल्टेशन। बिहेवियरल कंसल्टेशन के बारे में बात करेंगे तो ये इसमें पेरेंट्स को भी दिया जाता है, अगर बच्चे का कोई सुपरवाइजर है उसको भी दिया जाता है, और बाकी के जो भी लोग हैं उससे कनेक्टेड उनको भी दिया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हम इसमें रिवार्ड सिस्टम रखते हैं कि बच्चे ने अच्छा बिहेव किया, अच्छे तरीके से जैसा हम चाहते थे वैसा एक्ट किया, तो हम उसको रिवार्ड देते हैं। सो इसमें बच्चा जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, या स्पेशली एबल्ड बच्चा हुआ या ऐसा बच्चा जिसको थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है, तो उनको जब हम रिवार्ड देते हैं तो वो जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कम्युनिटी सेटिंग्स और होम्स में सक्सेसफुली अपने बिहेवियर को सेट कर पाते हैं। फिफ्थ जो तरीका है वो है फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन। फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन में क्या होता है कि मंथली मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो भी पेरेंट्स को सपोर्ट चाहिए होता है जो बहुत ज़रूरी है वो हम बताते हैं। ये इसमें सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, कोई भी ऐसा इंसान जो उस बच्चे की केयर करता है, खासतौर से ऐसे बच्चे की जिसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता एंड उसको किसी अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम अटेंडेंट को भी हम सिखाते हैं कि कैसे उस बच्चे की केयर करनी है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, किस लैंग्वेज में बात करना है। ये 5 टेक्निक हमने सीखी कि किस किस तरह से हम एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो उनमें डिसेबिलिटी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा और यूजफुल भी लगा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, सो दैट सबको हेल्प हो सके, सब लोग इस कंसेप्ट को समझ सकें और आगे भी अपने सोसाइटी के लिए यूजफुल सिटीजन बन सके। सो इसी इंटेंशन के साथ मैं वीडियो रोज़ डालती हूँ, चाहे मेरी हालत कैसी भी हो, बट इंटेंशंस मेरी बहुत क्लियर है कि मैं चाहती हूँ कि ज्ञान सही दिशा में और सही जगह पे और सही इंसान तक पहुँचना चाहिए। सो इसी इंटेंशन के साथ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आऊँगी नए वीडियो में और हम कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।